बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और नई हुकूमत फ़िलहाल आवाम को रिलीफ देती हुई नज़र नहीं आ रही। कल माली साल 2022 और 23 का बजट पेश होने जा रहा है। कल बजट में क्या अहम इक़दाम हो सकते हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं। बजट में टैक्स वसूली के हदफ 1155 अरब रुपए इजाफे का इम्कान है। बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 7255 अरब रुपए रखे जाने का भी इम्कान है। रवा माली साल के 11 माह में 5349 अरब रुपए की टैक्स वसूली की गई है। माली साल के पहले 11 माह में टैक्स वसूली में 28.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। माली साल के 10 माह में बरामदात में 27.8% इजाफा हुआ है। मौजूदा माली साल के 10 माह में दरामदात में 39% इजाफा हुआ है। आइंदा माली साल के मजमूई अखराजात का तखमीना 12,994 अरब रुपए लगाया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने आज माशी सर्वे साल 2021 और 22 पेश किया। इस मौके पर मिफ्ता इस्माइल का क्या कहना था, लेट्स वॉच हिम। नई जीडीपी के हिसाब से 5.97% ग्रोथ आई है, मगर वही मसला है कि जैसे ही ग्रोथ आपकी आई है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आपे से बाहर हो गया है और बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया। कल या आने वाले पीर मंगल तक इंशाअल्लाह ताला ये बढ़ के फिर 12 बिलियन हो जाएगा। कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़े, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम वो मुश्किल फैसले लेने में कामयाब हुए हैं और जो इमिनेंट डिफॉल्ट की तरफ मुल्क जा रहा था, वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से अब हमने उसको अवॉइड कर लिया, उस रास्ते से हम हट गए। एक और अहम मामला रूस से सस्ते तेल की खरीदारी का भी है। भारत ने रूस से सस्ता तेल हासिल किया और अपने अवाम को तेल की कीमतों में रिलीफ दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि पाकिस्तान रूस से गंदम खरीदारी की कोशिश कर रहा है, जबकि रूस से फिलहाल सस्ते तेल के लिए किए गए खत का कोई जवाब नहीं आया। कुछ और भी अहम बातें की फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने CNN के दिए गए इंटरव्यू में। करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमिक इश्यूज के हवाले से क्या क्या मामलात हैं जो इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं कि हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। शहबाज ज़ैदी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हुकूमत IMF की शराइत पर अमल कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर इजाफा हो चुका। बिजली 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। क्या अब IMF के साथ मामला तय हो जाएंगे या अभी मजीद सख्तियाँ होने जा रही हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो भी इन्होंने बढ़ाया है ये पूरा प्राइस डिफरेंशियल नहीं है, तो बजट आएगा उसमें ये सारा करेंगे। और मगर मामला तो तय होंगे IMF के साथ, ये नहीं तय होने का तो चॉइस है ही नहीं हमारे पास, मतलब इसको तो करना ही पड़ेगा। ये पाकिस्तान की रियासत की मजबूरी है, इस वक्त रियासत की मजबूरी है। लेकिन अगर हम IMF का प्रोग्राम बहाल होते हुए देखते हैं तो क्या हमारी मुश्किलात टल जाएंगी? इन अदर वर्ड, जो खदशा जाहिर किया जा रहा है खुदा न खास्ता तो हम प्रोग्राम और हमें जाना ही है उस पर, तो ये चॉइस तो है ही नहीं हमारे पास कि हम IMF प्रोग्राम के अंदर नहीं जाए। हमें IMF प्रोग्राम में जाना है और उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो लोन है उसकी प्रिंसिपल देने के पैसे नहीं है। रोल ओवर हमें करना है, रोल ओवर हम करने जा रहे हैं, तो वो होगा और इसी वजह से हम उससे निकल जाएंगे। IMF के किसी दिवालियापन की तरफ से निकल जाएंगे। दिवालिया होने का कोई चांस नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान इंसॉल्वेंसी की पोजीशन में है मगर दिवालिया की पोजीशन में नहीं है। सॉवरेन डिफॉल्ट एक अलग चीज होती है, पाकिस्तान सॉवरेन डिफॉल्ट नहीं करेगा इंशाअल्लाह। फारूक सलीम साहब, हुकूमत ने IMF की शराइत पर अमल किया है, उम्मीद है कि सुख देख रहे हैं आप फ्यूचर में पाकिस्तान की तारीख हमने देखा कि पाकिस्तान के बॉन्ड जो है गिर रही, क्या बड़ी तेजी से गिर रहा था। फिर मई की 26 तारीख को, जिसका आपने जिक्र किया कि मई की 26 तारीख को हुकूमत ने ऐलान किया कि वो सब्सिडीज जो है पार्शली विड्रॉ कर रही है। उसके नतीजे में मई मंडियों
वहां पे सरमायाकार ये सोच रहे थे कि अब शायद डिफॉल्ट का खतरा जो है वो टल गया है। मेरी जाती राय ये है कि अप्रैल की 11 तारीख जिस दिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया था, उस दिन तो ये खतरा था कि बाय एंड जून पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है। अब मैं समझता हूं कि वो खतरा जो है वो लार्जली टल गया है। फरूख सईद साहब, वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल बार बार बारूदी सुरंगों का जिक्र कर रहे हैं जो वो कह रहे हैं पिछली हुकूमत उनके लिए बिछा की गई है। ये किस हद तक दुरुस्त बात कर रहे हैं वो? देखिए, साबिक़ा हुकूमत ने बहुत सारे वादे किए थे IMF के साथ। उसमें से एक वादा ये भी था कि 30 रुपए फी लीटर जो है वो पेट्रोल और डीजल के ऊपर इजाफी टैक्स लगाया जाएगा पेट्रोलियम लेवी की मद में। फिर हमने देखा कि फरवरी 28 को अचानक साबिक वज़ीर आज़म साहब टीवी पे आते हैं और वो सब्सिडी का ऐलान कर देते हैं। तो मुआहदे कुछ और कर रखे थे, उसके बाद उन मुआहदों की खिलाफ वर्जी हो गई। फिर अगर आप मई 25 तारीख का जो बयानिया है, जो स्टेटमेंट IMF ने जारी किया है, उसमें इसी चीज का उन्होंने जिक्र किया है कि हुकूमत पाकिस्तान, वजारत खजाना जो है वो मुख्तलिफ वादे करती रही है IMF के साथ, और वादों के नतीजे में किस्त तो वसूल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उन वादों की जो है वो खिलाफ वर्जी हो जाती है। तो ये भी उन्हीं में से एक वादा है। आप सोचिए कि दुनिया भर में कोई 193 ममालिक हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, उनमें से सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जो महंगा तेल आलमी मंडी से खरीद रहा है और सस्ता पाकिस्तान अपनी मार्केट में बेच रहा है, और उस मुल्क का नाम पाकिस्तान है। दुनिया में और कोई भी मुल्क ये काम जो है वो नहीं कर रहा। अब वो जो सब्सिडी दी गई थी फरवरी की 28 तारीख को, उसके नतीजे में आप सोचिए कि हुकूमत का जो खजाना है उसको तकरीबन 3 से 4 अरब रुपए का और रोजाना का खसारा हो रहा था। तो महीने की बुनियाद पे कोई 125 अरब रुपए का खसारा था, और ये वो खसारा था जो कि हुकूमत के पास खजाने में एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी बजट के अंदर किसी किस्म की कोई गुंजाइश एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो शायद जो नई हुकूमत आई थी वो इन्हीं चीजों को बारूदी सुरंगें कह रही थी कि पैसा है नहीं और सब्सिडी का ऐलान कर दिया गया है, और उसके नतीजे में आप सोचिएगा कि बजट खसारा जो है वो मजीद बहुत तेजी से बढ़ने का खदशा अभी तक कायम। मुल्क में, क्योंकि हमने जिक्र भी किया महंगाई का, कीमतें बढ़ने के बाद महंगाई, जब से तेल कीमतें बढ़ी हैं महंगाई में इजाफा है। अब ये लग रहा है कि मजीद कीमतें बढ़ेंगी, मजीद इजाफा होगा, आपको क्या लग रहा है? देखिए, महंगाई का एक नया तूफान मैं समझता हूँ कि हमारा दरवाजा खटखटा रहा है। जब भी पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है वो बढ़ाई जाती है तो उसके बाद मईशत के अंदर तकरीबन हर चीज की कीमत जो है वो बढ़ने लगती है। अभी सिर्फ पहली किस्त मैं समझता हूँ कि हमने देखी है जो पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा किया गया है। अभी भी आलमी मंडियां जो है वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट से कहीं ज्यादा उनका रेट है वहाँ तेल का, कोई 120, 121, 122 डॉलर पर बैरल तक का आलमी रेट है। अभी हमें मजीद और रेट बढ़ाना पड़ेगा, जिसके नतीजे में मजीद महंगाई आने का खदशा है। सिर्फ इसमें आप समझिए कि अच्छी खबर ये नजर आती है कि जब PMLN की हुकूमत आती है तो तारीखी तौर पे हमने ये देखा है कि औसतन आमदन जो है पाकिस्तानियों की वो कुछ बढ़ने लगती है। तो महंगाई के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि नई हुकूमत जो आई है वो भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी, लेकिन सिल्वर लाइनिंग जो अच्छी खबर सिर्फ ये नजर आती है कि अगर आपकी और मेरी और बाकी पाकिस्तानियों की औसतन आमदन बढ़ जाती है तो शायद कुव्वत बर्दाश्त जो है उस महंगाई को, वो कुव्वत बर्दाश्त में कुछ इजाफा हो गया। सो डॉक्टर वकार मसूद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये एक बड़ी टर्म यूज़ की जाती थी साबिक वज़ीर ख़जाना के लिए, इसहाक डार साहब के लिए ख़ास तौर पे, कि जब वो गए तो आने वाली हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर चले गए। आज मौजूदा वज़ीर ख़जाना इसी जुमले को इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर वो इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो बारूदी सुरंगें बिछा कर चले गए। किस हद तक ये दावा दुरुस्त है? देखिए फरीहा, बात चीज़ें तो सियासी बयानात और बयानबाजी होती है, लेकिन इस वक्त जो एक ख़ास मसला है जिसका मुल्क को सामना है वो ये कि मार्च के पहले हफ्ते के अंदर एक बहुत ही बड़ा
रिलीफ पैकेज गुज़िश्ता हुकूमत देकर गई, और जबकि वो IMF के प्रोग्राम के अंदर थी, उसके तहत उसने मुआहदा कर रखा था कि इस तरह का कोई कदम उठाने से पहले उनसे मुशावरत की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 10 रुपये पेट्रोल बढ़ना था, न सिर्फ ये कि वो बढ़ाया नहीं बल्कि 10 रुपये मज़ीद कम कर दिया, और तकरीबन 20-25% इलेक्ट्रिसिटी की कीमत में भी कमी कर दी, और ये कहा गया कि अब ये मार्च तक अपनी जगह रहेगा। इस दौरान के अंदर आपके इल्म में है ऑयल की कीमतें बढ़ती रहीं, और अब वो 123 डॉलर के ऊपर पहुंच चुकी है ब्रेंट की कीमत, और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी इसी तरीके के असरात पड़ते हैं। तो लिहाजा ये खुद पिछली हुकूमत ने कोई 460 अरब रुपए तखमीना लगाया था इस एक पैकेज का। तो अब जब नई हुकूमत आई और गैर मुतवक्किल तौर पे हुकूमत आई है और हालात सियासी तौर पे तलातुम का शिकार हैं, तो उन्हें बहुत सख्त मुश्किल का सामना रहा, और वो पहले तज़ब्ज़ुब के आलम में वक्त गुजारा, फिर बिलाखिर उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि IMF का प्रोग्राम ज़रूरी करना है, तो उन्होंने उसके एक हिस्से को बढ़ाया है, जबकि अभी एक बड़ा हिस्सा बाकी है। पेट्रोल में 30 रुपये का इजाफ़ा किया, जबकि 86 का होना चाहिए था, तो 56 वहाँ बाकी हैं, और पेट्रोल में भी 30 रुपये बढ़ाए जबकि वहाँ पे 56 होने थे, तो 26 रुपये वहाँ बाकी हैं, और इस दौरान के अंदर तेल की कीमतें बढ़ रही ही हैं। तो ये एक मखमसा है जिसके अंदर हुकूमत फंसी हुई है, और फिर इसको बारूदी सुरंगें कहना, ये तो खैर एक सियासी नारेबाजी है और कुछ नहीं है। लेकिन मसला ज़रूर है, मखमसा आपने वर्ड इस्तेमाल किया। हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत पर मोर और लेस अब अमल कर दिया है। बिजली की कीमतों में भी इजाफा शुरू हो गया है, लग रहा है कि ये आगे तक जाएगा मामला। तो क्या मसले हल हो जाएंगे पाकिस्तान के? हाँ, देखिए, डिफ़ॉल्ट जो है, अगर IMF का प्रोग्राम नहीं हुआ तो उसका ये यकीनी मतलब नहीं है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। इंशाअल्लाह ताला हम ऐसी सूरत हाल से दो चार नहीं होंगे, लेकिन मुश्किलात होंगी, और फ़ंड का प्रोग्राम होना आसानी का बाइस होगा, और मज़ीद फाइनेंसिंग आपको आसानी से मिल जाए वर्ल्ड बैंक से भी और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी, ये जो है इसके इम्कानात हो जाएंगे। तो वेदर यानी ये क्या प्रोग्राम के मुताल्लिक बातें तय हो गई हैं और कोई मुआहदा हो गया है, अभी तक कोई मुसद्दका खबर तो इस सिलसिले में नहीं आई, लेकिन इम्कान ये पैदा हो चुका है जब से ये कीमतें बढ़ाई हैं पेट्रोल की और डीज़ल की, कि आप उस रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें अभी बड़ी मुश्किलात हैं, यानी वो IMF उस सूरत में आपके साथ मुआहदा करेगा जब आप आइंदा आने वाले बजट के खदोखाल और उसमें जो भी अहदाफ होंगे उनसे इत्तफाक कर लें IMF के साथ, और वो बड़े सख्त होंगे। मिसाल के तौर पे कोई 300 अरब रुपए के जो हैं उसमें टैक्सेस लगने पड़ेंगे। इसके बावजूद बहुत बड़ा गैप होगा। हाल ही में अखबार के अंदर आया है कि कोई 3800 अरब रुपए का वो डेफिसिट अलाउ करेंगे, जबकि इस साल डेफिसिट कोई तकरीबन 5600-5600 अरब का है। तो ये 1600-1800 अरब रुपए का गैप है, इसको किसी तरीके से फिल करना होगा, और इसके लिए यानी कि सबसे बड़ी मद जो है वो सब्सिडीज़ हैं। एक सब्सिडीज़ तो ये हो गई, ये ख़त्म कर लेंगे आप, उनसे आपको आसानी होगी, लेकिन फिर जो दीगर सब्सिडीज़ हैं जो सर्कुलर डेट में चली जाती हैं, उनके भी बड़े असरात हैं, वो कम करने होंगे। आपने देखा कि ये मौजूदा हुकूमत अपनी तरफ से नई सब्सिडीज़ जो है उसको भी आवाम को दे रही है। आटे की कीमत हो, चीनी की कीमत हो, पंजाब हुकूमत भी कर रही है। तो ये इजाफी सब्सिडीज़ हैं। तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये जो बजट के लिए जो शराइत होंगी उनके ऊपर आसानी से इत्तफाक नहीं होगा, और जब इत्तफाक होगा तो फिर वो बहुत तकलीफ दे होगा, जो कि मतलब इस वक्त माशी ज़रूरत है मुल्क की। सो तकलीफ दे फैसले यकीनन होंगे। हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वी विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक। शहबाज सईद साहब, आपने एक ट्वीट किया कि अगले साल हमें 36 अरब डॉलर्स की ज़रूरत होगी। आइंदा बजट के लिए टैक्स का हदफ 8,000 अरब रुपए होगा, मुल्की कर्जा 25,000 अरब रुपए होगा, सूद की रकम 2800 अरब रुपए, बैरूनी कर्जा 120 अरब डॉलर्स। इससे तो जाहिर होता है कि अभी बड़े लंबे अरसे तक हम एक मुश्किल जोन में ही होंगे। देखिए, बात ये है ना कि जो पाकिस्तान का जो आपका अगले साल का टैक्स कलेक्शन होगा वो तकरीबन 8,000 बिलियन का होगा मैक्सिमम, अगर आपने किया तो उसमें से अगर आप 54% 56% निकाल दे प्रोविंसेस का तो तकरीबन 4,200 तो वही निकल जाएगा, तो 3,600 के करीब बचेगा आपके पास, जो उसमें डेप्थ बचेगा वो साला का साला चलाएगा आपका इंटरेस्ट के अंदर। तो फिर आप कैसे करेंगे पाकिस्तान का बजट? अभी डिफेंस भी है और सब चीजें भी, तो ये तो मतलब आगे चलने वाली चीज नजर नहीं आ रही ना बेसिकली। दैट्स द होल पॉइंट कि आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी जो पाकिस्तान के लिए जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का लोकल अकाउंट भी आउट हो गया, फॉरेन करेंसी अकाउंट भी आउट हो गया। आपका पूरा मतलब बजट डेफिसिट, आपका पूरा जो रेवेन्यू है, बजट डेफिसिट, पूरा जो खर्चा है वो डेफिसिट से पूरा होने वाला है। ये हालत के साथ तो आप नहीं चल सकते ना लॉन्ग रन में। तो ये तो पाकिस्तान की इकोनॉमी की बड़ी खराब हालत की तरफ चले गए ना हमें, और जाना था जो हम इस तरह से बढ़ते। आप देखिए, आज अगर हम इस साल 5,000 बिलियन का डेफिसिट करेंगे तो खर्चे अगले साल फिर 5,000 बिलियन और बढ़ जाएंगे, इंटरेस्ट और बढ़ जाएंगे। ये तो विशेष सर्कल है ना, इससे आप निकल नहीं सकते। इसके लिए पहले आपको पाकिस्तान को बहुत सीरियस कदम उठाने पड़ेंगे, जो एक बिल्कुल हमारे लोगों की मैंडेट में नहीं है इस वक्त। इस वक्त इनके मैंडेट में नहीं है, बट जब IMF प्रोग्राम बहाल हो जाए लेट्स से, आइंदा बजट अवाम के लिए कितना मुश्किल हो सकता है? इस वक्त महंगाई की शरह 13% से जायद है। बजट के बाद हम क्या उम्मीद रखें? ये बजट में कोई खास बजट से तब्दीली नहीं आएगी, बजट तो वैसे ही आना है, वो तो तकरीबन फिगर्स तो सेटल्ड है। तो महंगाई इसलिए बढ़ेगी ना क्योंकि आपने इकोनॉमी का साइज कम करना है, आपने डिस्काउंट रेट को बढ़ा दिया है, करंट अकाउंट आपका फिस्कल डेफिसिट बहुत बड़ा आने वाला है, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो आता जाएगा ना। इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा, साथ में आपके पास इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं है, तो मुश्किलात तो बढ़ने वाली है ना, कम होने वाली तो नजर नहीं आ रही ना। ये तो एक रियलिटी है, आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर, जो भी है वो है। एक ट्रेंड हमने देखा है कि जब से पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा कर दिया गया तो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत में इजाफा हुआ। क्या IMF पैकेज की बहाली के बाद हम ये ट्रेंड देख सकते हैं कि रुपए की कदर मजीद बेहतर हो जाए? नहीं, बात ये नहीं है। देखिए, IMF से जो डॉलर की बेहतरी आ रही है वो इसलिए आ रही है कि गवर्नमेंट ने ये कमिटमेंट दे दी है कि हम IMF प्रोग्राम की कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, इसलिए बेहतरी आ रही है। क्योंकि वो पहले जो आपको नजर आ रहा था वो इसलिए आ रहा था कि गवर्नमेंट ये कह रही थी कि हम शायद IMF प्रोग्राम को अप्लाई नहीं करेंगे, तो ये बेहतरी उसकी वजह से आ रही है। तो ये आ जाके रुक जाएगी 185 के आसपास रुक जाएगी जाके, ये वो वहां पे खड़ा हो जाएगा ये चीज वहां जाके। शहबाज सईद साहब, जो एक बहस चल रही है कि भारत और श्रीलंका सस्ता तेल खरीद रहे हैं रूस से, भारत ने कीमतों में कमी भी कर दी। अब मौजूदा हुकूमत ने फैसला किया है कि रूस से सस्ती गंदम की तरफ जाया जा सकता है, लेकिन तेल लेने का इरादा नहीं है। क्या किसी मौके पर हमें ये कंसिडर करना चाहिए कि तेल भी लें रूस से? देखिए, मैं ये जो भारत से, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये जो भारत से तेल ले रहे हैं, ये जो बाकी लोग ले रहे हैं और हम क्यों नहीं लेते। मैं इस फील्ड का वाकिफ नहीं हूँ, मगर अगर अवेलेबिलिटी है और इंडिया बाय कर रहा है, श्रीलंका बाय कर रहा है, तो हमें भी बाय करना चाहिए। कोई रीजन नहीं है नहीं बाय करने की। एंड अभी जो डायरेक्शन ली है इस हुकूमत ने, आपको क्या लगता है सिम्त ठीक है इनकी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए? देखिए, बात ये नहीं है, अब हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है, चाहे हुकूमत इनकी हो, टेक्नोक्रेट की हो या किसी और की हो। अब आपको एक सर्टेन गाइडलाइन पे चलना है तो वो चलना ही पड़ेगा। अब इनकी गलती ये थी कि इन्होंने ये समझ रहे थे कि शायद इनको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट मिल जाएगी फाइनेंसिस की कहीं से, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अब इनको चलना है, और ये थोड़ी सी स्टेबिलिटी इसलिए नजर आ रही है कि अब वो जो डिस्क्रिप्शन वाली बात थी वो खत्म हो गई है बेसिकली। अब इन्होंने वही करना है जो लिखा हुआ है लाइन, डॉटेड लाइन पर, उसी में आगे चलते रहेंगे। हाँ। इसलिए ये रेलेवेंट नहीं रहेगा बेसिकली। फारूक सलीम साहब, आपकी नजर में IMF प्रोग्राम का बजट पे कितना असर पड़ेगा? अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? जब भी हम बजट की बात करते हैं तो बजट का मतलब ये है कि हुकूमती आमदन क्या होगी और हुकूमती अखराजात क्या होंगे, और उसके नतीजे में अवाम के ऊपर उसका क्या असर होगा। जहाँ तक हुकूमती आमदन का ताल्लुक है,
अभी तक सुनाई ये दिया जा रहा है कि कोई 7.2 ट्रिलियन रुपीस का बजट जो है, जो हद है रेवेन्यू के ऊपर वो रखा जाएगा, और उसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत और IMF के दरमियान में तकरीबन एग्रीमेंट भी हो गया है। जो मामलाजात हैं इखराजात के, वहाँ पे कोई आप समझिए कि पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं है। एक तो जो सूद की मद में जो वफाकी हुकूमत पेमेंट करती है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि शराय सूद बढ़ रहा है। इस दफ़ा मेरा तखमीना ये है कि कहीं 3,800 अरब या 4,000 अरब तक भी हमारी जो डेट सर्विसिंग है, जो सूद की अमाउंट है, वो वहाँ तक जा सकती है। तो जिसका मतलब ये होगा कि वफाकी हुकूमत के पास अगर वो डिफेंस का बजट एलोकेट कर दे और उसके बाद सूद की पेमेंट कर दे, तो उसके पास कोई पैसा बचता नहीं है। तो मेरा नजरिया ये है कि जो 18वीं अमेंडमेंट थी और उसकी जो माली हवाले से शिकें थी, वो शायद ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि ये जो सूद की अमाउंट दी जा रही है, अब ये सूद जो कर्जाजात लिए गए थे वो सिर्फ इस्लामाबाद के ऊपर नहीं खर्चे गए थे, वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर खर्चे गए थे, लेकिन उनकी जो वापसी है वो सिर्फ वफाकी हुकूमत कर रही है। इसी तरह जो डिफेंस का बजट है वो सिर्फ इस्लामाबाद के दिफा के लिए नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के दिफा के लिए है, लेकिन वो सारा का सारा खर्च जो है वो सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करती है। तो किसी किस्म की तरमीम चाहिए होंगी, जो नेशनल फाइनेंस अवार्ड दिया जाता है सूबों को। वक्त हुआ एक ब्रेक का, एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। सो वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने IMF को इस हुकूमत के कायम होने की 1 साल की गारंटी दी है। अब अगर प्रोग्राम बहाल होने के बाद लेट्स से पॉलिटिकल डिबेट है, प्रेशर पड़ सकता है, चंद हफ्तों बाद अगर इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाता है, तो क्या IMF के प्रोग्राम पर असर हो सकता है? देखिए, हमेशा से ये बुनियादी नुक्ता रहा है कि सियासत और मईशत के अंदर एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। IMF का तारीखी तौर पे एक असूली जो मौक़िफ़ है वो ये रहा है कि वो इंटरिम गवर्नमेंट से, अबूरी हुकूमतों से डील नहीं करती। वो ये चाहती है कि एक परमानेंट हुकूमत हो, उससे कोई डील अगर तय की जाती है तो वो जितना भी प्रोग्राम की लेंथ जाती है, एटलीस्ट उस हद तक वो हुकूमत जो है वो कायम व दायम रहे और उस प्लान के ऊपर जो है उसके ऊपर अमल दरामद हो। एक तारीख का वाक़या मुझे जरूर याद आता है कि एक अबूरी हुकूमत आई थी पाकिस्तान में, उसके वज़ीर आज़म मोइन कुरैशी साहब थे, और वहाँ पे IMF ने उनसे एग्रीमेंट अबूरी हुकूमत से किया था, लेकिन एक शर्त पे किया था कि उस वक्त की जो 2 बड़ी मेजर पार्टीज हैं, जिसमें PMLN थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो इन राइटिंग मोइन कुरैशी साहब की हुकूमत को लिख के दें कि जो भी मुआहदा मोइन कुरैशी साहब की हुकूमत करेगी उसके ऊपर वो हुकूमतें भी अमल दरामद करेंगी। तो लेकिन तारीखी तौर पे आप दोबारा से ये है कि असूली तौर पे IMF अबूरी हुकूमत से डील नहीं करना चाहता। वक़ार मसूद साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब ने इतराफ़ किया कि गुज़िश्ता हुकूमत रूस से तेल लेने के लिए और गंदम लेने के लिए मुज़ाकरात शुरू किए थे, लेकिन हम रूस से गंदम खरीद सकते हैं लेकिन तेल नहीं खरीद सकते। क्या ये फैसला दुरुस्त है? देखिए, मतलब यानी कि फ़ायदा क्या होगा, ये तो एक अलग बहस है। असल बात ये है कि क्या ये मुमकिन है कि हम रशिया से इन अशिया की ख़रीदारी कर सकें। हिंदुस्तान की एक पोजीशन है और उसने उस पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका से अपने लिए इस्तिस्ना हासिल किया है। तो हमें भी अमेरिका से बात करनी चाहिए और उनके सामने ये बात रखनी चाहिए कि जनाब, हमारा मुल्क जो है, अगर इंडिया अगर इन मुश्किलात में घिरा हुआ है, जिसके पास 400 अरब डॉलर के रिज़र्व्स हैं, तो हमारे पास तो $10 के रिज़र्व्स हैं। हमारे लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि आप हमें जो है हमारे ऊपर किसी किस्म की पाबंदियाँ लगाएं और इसके बाद आप ज़रूर ख़रीदें रूस से। अगर गुज़िश्ता हुकूमत उनके साथ बातचीत करके उनको तैयार कर चुकी थी तो उस चीज़ को लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए और दोनों चीज़ें उनसे लेनी चाहिए।
सो मौजूदा माशी सूरत हाल में अब रास्ता क्या है हुकूमत के पास? क्या IMF इज़ द ओनली ऑप्शन या कोई और ऑप्शन भी है जिसमें आप रिलीफ भी दे सकें आवाम को? देखिए, हमारे हालात बहुत मुश्किल हैं, बहुत हमारी मईशत जो है गर्दाब में घिरी हुई है और दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम है। तो अव्वलीन शर्त तो मईशत को ठीक करने के लिए ये सियासी गर्दाब और अदम इस्तेहकाम जो है इसका ख़त्म करना जो है वो लाजिम है। फिर उसके बाद देखिए, IMF की शराइत मुश्किल होंगी और इन्हें रिलीफ आवाम को देना, देखिए इतने दिनों तक तो आपने आवाम को इतना रिलीफ दे दिया जिससे कि आप बिल्कुल ख़तरे की जो है आखिरी घंटी उस तक पहुंच गए थे। तो अब लोगों को इस बात पे राज़ी करना चाहिए कि जैसी ज़रूरत है, इसमें मसला ये होता है कि अगर 100 रुपये की कीमत है और उसको आप 50 रुपये कर दें तो 50 रुपये पे जो ज़्यादा लोगों की मांग है वो मार्केट में वो मांग चलेगी। तो अब जो 100 रुपये अगर होती तो मांग निस्फ हो जाती, कम हो जाती, 10%, 15%। तो दरहकीकत हमें यानी सादी सी जो मईशत है वो हमको यही सिखाती है कि जब कीमत बढ़े तो आप अपना कंजम्पशन कम करें, लेकिन आपने अपना कंजम्पशन वहीं पे रखा हुआ है क्योंकि आपने जो 100 रुपये की चीज़ है उसको 50 रुपये में बेच रहे हैं। तो ये चीज़ तो हमें ख़त्म करनी पड़ेगी और चले आप थोड़ा सा इसमें एक मरहलावार कर लीजिए। अभी आपने किया, 2 हफ्तों के बाद आप मज़ीद कर लें और उसके बाद जो हकीकी कीमत है वो आप मार्केट में लागू करें ताकि लोग उसके हिसाब से अपना कंजम्पशन जो है उसको तयन करें और इसी से फिर मईशत जो है वो संभलने लगेगी। सर, मिफ्ता इस्माइल ने ऐलान किया है कि हम रूस से सस्ती गंदम खरीद सकते हैं, लेकिन तेल के हवाले से उन्होंने कहा कि सैंक्शंस का इशू है सेक्ट्रा। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं फारूक सलीम साहब? देखिए, कुछ बातें तो बिल्कुल वाज़ेह हैं। उनमें से एक चीज़ ये है कि इंडिया ने जो तेल की कीमत में कमी की है वो इस वजह से नहीं की कि उसने रूस का तेल खरीदा है, क्योंकि टोटल जो खरीदारी कर रहा है इंडिया, उसमें से जो रूस का तेल उसने पहले खरीदा है वो सिर्फ 6% ऑफ द टोटल परचेज, यानी कि 6% तेल उन्होंने रूस से खरीदा है। और अभी अप्रैल की 12 तारीख को जो नया टेंडर इंडिया की तरफ से सामने आया है उसमें रूस के तेल को निकाल दिया गया है। वजूहात नहीं बताई गई लेकिन उसको निकाल दिया गया है, शायद इस वजह से कि उसका सल्फर कंटेंट जो है रूस के तेल का वो बड़ा हाई होता है और पाकिस्तान की रिफाइनरी जो है वो जनरली इस काबिल नहीं है कि हाई सल्फर तेल जो है उसको रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल जो है वो बना सके। जो इंडिया में पेट्रोल की कीमत में कमी की गई है उसका ताल्लुक जो है वो रूस के तेल से कतई नहीं है, वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो इंडिया की हुकूमत लगाया करती थी उन्होंने उसमें कमी की है जिसके नतीजे में तेल की कीमत में कमी हुई है। दिस इज अ पॉइंट दैट कैन बी डिबेटेड फर्दर क्योंकि इसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियन है, बट फारूक सलीम साहब का ओपिनियन आपने सुन लिया। आज के लिए इतना ही, लेकिन लग ये रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ हम उम्मीद करते हैं कि स्टेबिलिटी आए, लेकिन आपको मुश्किल फैसले देखने में मिलेंगे भी और उसमें यकीन आवाम का कोऑपरेशन भी चाहिए होगा। अंटिल माय नेक्स्ट शो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।